दोस्तों लॉ स्कूल में आपका भी कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर रहा होगा जो एग्जाम टाइम में आपसे कहता रहा होगा कि मुझे इस सेक्शन का जिस्ट बता दो, साथ ही 2 केस लॉस बता दो, बाकी मैं सारे आंसर्स को लिख लूँगा। और मज़े की बात ये है कि वो लिख भी लेते थे और उनको मार्क्स भी हमसे ज़्यादा मिलते थे। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं एक श्रृंखला शुरू करूँ जहाँ मैं आप लोगों से डेली डिस्कस करूँगी किसी एक सेक्शन को और उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, उसके जिस्ट, उससे रिलेटेड लीडिंग केस लॉस और साथ ही ये भी बताऊँगी कि उस सेक्शन में कौन से वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। तो देखिए हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, इसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत पुराना लॉ था जो एविडेंस से डील करता था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस के जो प्रोविजंस थे ना, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं थे, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं थे, क्योंकि 1872 का लॉ था। तो ज़रूरत थी इसको चेंज करने की और इसीलिए चेंज भी हुआ और हमें मिला हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का। इसको प्रेसिडेंट साहब की एसेंट मिलती है 25 दिसंबर 2023 को, जिस दिन हम क्रिसमस मनाते हैं। और साथ ही ये इन्फोर्समेंट में आया था 1 जुलाई 2024 से। ये एक्ट को हम लेक्स फोरी कहते हैं। साथ ही ये एडजेक्टिव लॉ के कैटेगरी में फॉल होता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ड्राफ्ट किया था और इसके बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रेजेंट किया गया था। ये एक्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों पर लागू होता है। और अगर हम इसके प्रियम्बल की बात करते हैं तो वहाँ लिखा है कि ये एक एक्ट है जहाँ पे आपको जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मिलेंगे एविडेंस से रिलेटेड, ताकि फेयर ट्रायल हो सके। तो वहाँ पे वर्ड यूज़ है कंसोलिडेट करने का। तो मतलब ये है कि हमारा ये जो एक्ट है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे आपको एविडेंस से रिलेटेड सारे जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स मिलेंगे ताकि फेयर ट्रायल हो सके। और इस एक्ट में टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब जब उस पार्ट्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फर्दर उन 3 पार्ट्स को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और फर्दर उसको 170 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर 1 से। तो सेक्शन नंबर 1 का जब आप मार्जिनल नोट पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो ये सेक्शन नंबर 1 आता है पार्ट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो भैया, ये जो एक्ट है ना, इसका नाम क्या होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ होगा? क्योंकि इसमें सेकंड वर्ड है एप्लीकेशन। तो ये अप्लाई होता है सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट्स में होती हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल्स। और ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है? तो एफिडेविट और आर्बिट्रेटर्स की प्रोसीडिंग्स में ये अप्लाई नहीं होता है। ये इन्फोर्समेंट में कब आया? 1 जुलाई 2024 को आया। अब ये एफिडेविट और आर्बिट्रेशंस की प्रोसीडिंग पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है? तो देखो, जो एफिडेविट होता है ना, उसमें हम वो बातें लिखते हैं जो हमें पता होती है और जो हमें लगता है कि सही है। इसीलिए एफिडेविट पे हमारा एविडेंस एक्ट या साक्ष्य अधिनियम, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन एक केस आया था जिसका नाम है आयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर, 2013 का ये केस है। इसमें कहा गया था कि देखिए, जो एविडेंस की डेफिनेशन है ना, उसमें एफिडेविट नहीं आता है, लेकिन कोर्ट को अगर कभी लगता है कि हमें इस केस में एविडेंस एफिडेविट के माध्यम से ले लेना चाहिए, तो वो सीपीसी के ऑर्डर 19 रूल नंबर 1 की मदद से बोल सकते हैं कि हाँ भैया, तुम एफिडेविट के माध्यम से एविडेंस को सबमिट कर दो। लेकिन ध्यान रहे, सेल्फ सर्विंग एफिडेविट्स होते हैं ना, उनकी एविडेंट्री वैल्यू 0 होती है। अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे ये एक्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है? तो देखो भैया, जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है ना, वहाँ पे हम क्यों जाते हैं? ताकि हमको रेगुलर ट्रायल्स में ना फंसना पड़े और जल्दी से जल्दी हमारा केस निपट जाए। तो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है, वहाँ पे जो भी आर्बिट्रेटर्स है ना, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो ओथ ले या विटनेस के एविडेंसेस को एग्जामिन करें। इसीलिए एविडेंस एक्ट या हमारा साक्ष्य अधिनियम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, तो आप अपनी बैरक में अंडरलाइन कर लीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए। पहला है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, दूसरा आता है कोर्ट मार्शल, तीसरा वर्ड इसमें आता है आपका एफिडेविट और चौथा आता है आर्बिट्रेटर। तो सेक्शन नंबर 1 में ये 4 वर्ड्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस श्रृंखला को बहुत पसंद करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को टैग करना ना भूलें, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।